तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने न्यूक्लियस के जो तीन कंपोनेंट्स थे, न्यूक्लियर इनवेल्प, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, इन तीनों को डिटेल में डिस्कस कर लिया। आज हम न्यूक्लियस के फोर्थ कंपोनेंट की बात करेंगे, दैट इज क्रोमाटिन मटेरियल। क्रोमाटिन मटेरियल, या जिसको बेटा हम क्रोमोसोम्स कहेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस करना है। इस टॉपिक में बेटा जो चीज़ें आपने गौर से समझनी है, जिन पे हमारा मेन फोकस होगा, वो कौन सी हैं, अगर उनके बारे में हम डिस्कस करें तो आपने बेटा एक तो क्रोमाटिन को समझना है कि क्रोमाटिन क्या चीज़ है, फिर ये क्रोमोसोम से डिफरेंट कैसे है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमाटिन। फिर यहाँ पे बेटा आपने एक और चीज समझनी है कि क्रोमाटिड किसे कहते हैं, क्रोमाटिड किसको कहते हैं हम, फिर हम सेंट्रोमियर किसको कहते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये चार जो चीजें हैं ना बेटा, आपने इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज क्रोमाटिन मटेरियल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम से डिफरेंट कैसे है। देन वी विल टॉक अबाउट क्रोमाटिड एंड सेंट्रोमियर, कि ये क्या हैं और ये कहाँ पे क्रोमोसोम पे या क्रोमाटिन पे होंगे, इनको मेनली आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो कहते हैं बेटा कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं या जो क्रोमाटिन मटेरियल है, जब हम न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के लिए उसको डाइज के साथ, डाई कहते हैं बेटा जो कलरफुल एजेंट्स हैं, जब हम उनके साथ उनको स्टेन करेंगे तो न्यूक्लियस को जो चीजें स्टेन करती हैं डेट आर बेसिक डाइज, यानी कि जिनकी नेचर बेसिक है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज स्टेन्ड विद बेसिक डाइज, यानी कि बेसिस पर मुश्तमिल जो डाइज होंगी उनके साथ ये स्टेन होगा। इसकी वजह क्या है, क्यों, क्योंकि इसके पास बेटा जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है ना, उसकी नेचर क्या है, एसिडिक, उसकी नेचर क्या है, एसिडिक। तो यहाँ पे फिर लिहाजा जो एसिडिक चीज है वो बेसिक की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो लिहाजा न्यूक्लियस जो है इसका क्रोमाटिन मटेरियल एसिडिक है। एसिडिक क्यों है, डीएनए की वजह से। डीएनए को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड, न्यूक्लियक एसिड। और इसको बेटा कौन सी चीज असल में एसिडिक प्रॉपर्टीज दे रही है, दैट इज फास्फोरिक एसिड्स, दैट इज फास्फोरिक एसिड्स, फास्फेट आयन। तो PO4 माइनस, इस आयन की वजह से, फास्फेट ग्रुप्स की वजह से हमारा जो बेटा डीएनए है ना, इट इज बियरिंग नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी ऐसी डाई, कोई भी ऐसा कलरफुल एजेंट जिसके पास केटाइन होगा, जिसके पास पॉजिटिव एजेंट होगा, ठीक है, तो हमारे ये जो नेगेटिव आयंस वाले ग्रुप्स हैं ये उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो लिहाजा फिर बेसिक डाइज जो हैं ये हमारे एसिडिक डीएनए को कलर देंगी। और जो बेसिक डाई बेटा हमारे डीएनए को कलर देती है कॉमनली, दैट इज हीमाटॉक्सिली। ठीक है, ये बेटा डाई है जो हमारे डीएनए को या हमारे न्यूक्लियस को, ठीक है, ब्लू पर्पल सा कलर देती है। ठीक है, ब्लू पर्पल सा कलर जो यहाँ पे आपको ये वाला नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू हीमाटॉक्सिलिन। एंड व्हाट इज हीमाटॉक्सिलिन, इट इज अ बेसिक डाई। ठीक है, इट इज बियरिंग पॉजिटिव चार्जेस एंड दीज पॉजिटिव चार्जेस will be attracted toward the negative charges of phosphate group of DNA, due to which it is stained blue purple. ओके जी। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं क्रोमाटिन मटेरियल की, तो व्हाट इज क्रोमाटिन। तो अगर बेटा हम क्रोमाटिन को डिस्कस करें तो क्या है जी, कि जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, यानी कि वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, जब एक सेल बेटा
डिवाइड नहीं कर रहा होता, यानी कि वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, इसका मतलब क्या है कि वो इंटरफेज में है। एक सेल के साइकिल के बेटा दो फेज होते हैं, एक होता है एम फेज, एक होता है इंटरफेज। एम फेज माइटाटिक फेज को कहते हैं, यानी कि जिसमें डिवीजन होगी, और इंटरफेज कहते हैं, ठीक है, वो फेज जिसमें डिवीजन के लिए प्रेपरेशन हो रही होती है। तो जब एक सेल बेटा नॉन डिवाइडिंग स्टेज यानी कि इंटरफेज में मौजूद हो, तो उस वक्त उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर बेटा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हैं? दीज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन लूज फॉर्म, ठीक है, वो बेटा लूज थिन स्ट्रक्चर्स की शक्ल में वहां पे न्यूक्लियस के अंदर स्प्रेड हुए पड़े होते हैं, ठीक है, जो कि अनकंडेंस्ड हैं, यानी कि जो कि इतने कंडेंस नहीं हुए, ठीक है, इतने गाढ़े नहीं हैं, ठीक है, यानी कि हाईली, ठीक है, उनकी क्वाइलिंग नहीं हुई। तो उन उन स्ट्रक्चर्स को, ये जो क्या जी कि एक नॉन डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस में उसके क्रोमोसोम जो लूज थिन फाइब्रिलर स्ट्रक्चर्स में बेटा स्प्रेड हुए पड़े हैं, जो कि अनकंडेंस्ड है, उसको हम क्या कहते हैं जी? क्रोमाटिन, ठीक है। यानी कि क्रोमाटिन बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आएगा इंटरफेज में, माइटाटिक फेज में क्रोमाटिन आपको नजर नहीं आएगा। तो दोबारा से सुनिए बेटा, मैंने यहाँ पे क्या बताया क्रोमाटिन मटेरियल के बारे में, कि जब तक एक सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, वो डिवाइड नहीं कर रहा, वो इंटरफेज में है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो अपने आप को लूज, ढीला छोड़ देते हैं, और थिन स्ट्रक्चर्स की शक्ल में न्यूक्लियस के अंदर स्प्रेड हुए पड़े हैं, जो कि अनकंडेंस्ड हैं, ठीक है। उन स्ट्रक्चर्स को बेटा हम क्या कहते हैं? क्रोमाटिन मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए कि बेटा ये क्रोमाटिन मटेरियल यानी कि इन माइटाटिक फेज में क्यों नहीं होगा, सिर्फ इंटरफेज में ही ये क्यों होगा? तो उसकी वजह बेटा क्या है कि जब माइटाटिक फेज स्टार्ट होता है ना, तो माइटाटिक फेज में क्या होता है कि जो क्रोमाटिन मटेरियल है ना, ये अपने आप को ना कंडेंस करेगा। कंडेंस का मतलब वो पंजाबी में कहते हैं ना जी कि अपने आप को कुंजेगा, ठीक है। उससे मुराद क्या है? ठीक है, ये अपनी जो इसने बेटा लूज अरेंजमेंट की हुई थी ना, ये अभी उसको कम्प्लेक्स करेगा, ठीक है, ये अपने आप की कंडेंसेशन करेगा, ठीक है, और अभी ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और उन हाईली कंडेंस्ड फॉर्म्स को बेटा हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। उनको हम क्या कहते हैं जी? क्रोमोसोम्स। तो लिहाजा अगर आप पूरा क्रोमोसोम देखना चाहें, तो क्रोमोसोम आपको बेटा देखने को मिलेंगे माइटाटिक फेज में, जबकि आप क्रोमाटिन मटेरियल देखना चाहें, तो क्रोमाटिन मटेरियल आपको देखने को मिलेगा इंटरफेज में। ये चीज आपने बेटा याद रखनी है। अगर कोई आपसे पूछे ना भी कि माइटाटिक फेज में क्रोमाटिन मटेरियल कहाँ गायब हो जाता है, तो आप उससे बताएंगे कि भाई माइटाटिक फेज में वो अपने आप को, ठीक है, कंडेंस करेगा, ठीक है, अपनी जो लूज अरेंजमेंट है उसको कंपैक्ट अरेंजमेंट में, ठीक है, चेंज करेगा, और उस कंपैक्ट अरेंजमेंट्स से जो स्ट्रक्चर बनेंगे उनको हम क्रोमोसोम्स कहेंगे, ठीक है जी। तो ये बेटा क्रोमाटिन मटेरियल और क्रोमोसोम के दरमियान जो फर्क था वो मैंने वाजिया कर दिया कि दोनों में क्या फर्क है। अभी अगर आप बेटा एक क्रोमोसोम को देखते हैं, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में, तो हमारे जो डिप्लॉइड सेल्स है ना बेटा, हमारे जो सेल्स हैं इनमें जो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। तो जब आप एक पेयर को देखेंगे, तो एक पेयर में ना बेटा आपको, एक पेयर में कंडीशन क्या होगी कि एक पेयर में आपको इस तरह से, ठीक है, दो क्रोमोसोम नजर आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बेटा पेड़ का जो एक क्रोमोसोम है ना, ये वाला एक, जिसको अभी मैं, ठीक है, सर, सर्कल कर रहा हूँ, चलिए मैं रेड के साथ कर देता हूँ। तो ये एक पेड़ का जो एक मेंबर है, इस एक मेंबर को बेटा हम कहते हैं क्रोमाटिड। क्या कहते हैं जी? क्रोमाटिड।
और पेयर के जो दोनों मेंबर्स हैं ये बेटा एक दूसरे के कहलाते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। इस चीज को बेटा जरा गौर से समझिएगा। मैंने क्या बताया कि बेटा इन केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स एंड इन ईच पेयर देयर आर टू क्रोमाटिड्स। एक पेयर के अंदर बेटा जो दो क्रोमोसोम है ना वो क्रोमाटिड कहलाते हैं और एक दूसरे के वो क्या हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स। ठीक है। फिर जब हम बेटा एक क्रोमाटिड को देखेंगे तो एक क्रोमाटिड के दो आर्म होते हैं, दो बाजू होते हैं। ठीक है। एक ये वाला बाजू और एक ये वाला बाजू, और दरमियान में उसकी एक कंस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि दरमियान से वो एक रीजन के ऊपर दंसा हुआ होता है। ठीक है। एक थिक पोर्शन होता है और उस थिक पोर्शन के ऊपर नीचे इसके क्या है जी, दो आर्म्स। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या बात की कि हमारे जो यानी कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या है जी कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, और जब हम इनको देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप में तो इनके चार आर्म्स नजर आएंगे। देखना बेटा, एक आर्म ये, एक आर्म ये एक कंस्ट्रिक्शन जिसके साथ ये दो आर्म जुड़े हैं, एक आर्म ये, एक आर्म ये, चार आर्म हो गए। लेकिन क्रोमाटिड कितने हैं, 1 and 2। तो देयर आर टू क्रोमाटिड्स बट देयर आर 1 2 3 and 4 आर्म्स। तो आर्म्स चार हैं, क्रोमाटिड क्या है, दो। और ये क्रोमाटिड एक दूसरे के क्या कहला रहे हैं, सिस्टर क्रोमाटिड। इनको सिस्टर क्रोमाटिड इसलिए कहते हैं कि इनकी बेटा जो जीन्स की अरेंजमेंट है ना वो एक जैसी है। उसके बाद बेटा यहाँ पे उसने कहा जी देयर इज वन सेंट्रोमियर। तो क्या होता है कि दो पेयर के बेटा जो दो मेंबर है ना, ये वाले 1 और ये 2, इन दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है, एक रीजन होता है। इस रीजन को बेटा हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि सेंट्रोमियर क्या है तो आप क्या बताएंगे कि एक क्रोमोसोमल पेयर के जो दो मेंबर हैं, यानी कि जो दो सिस्टर क्रोमाटिड हैं, उनको जोड़ने के लिए उनके दरमियान में जो कंस्ट्रिक्शन मौजूद होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स की बनी हुई, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के अंदर बेटा जो स्पेसिफिक प्रोटीन होती है दैट इज नेटोकोर प्रोटीन, और यही वो जगह है जिसके साथ आके बेटा स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होती है। ठीक है जी। तो ये बेटा मैंने आपको क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा बताया कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। एक पेयर में दो मेंबर जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड। सिस्टर क्रोमाटिड उनको क्यों कह रहे हैं कि एक दूसरे की बहनें क्यों हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो अरेंजमेंट है जीन्स वगैरह की वो एक जैसी है। तो उनके ऊपर बेटा जीन्स की अरेंजमेंट एक जैसी है, इस वजह से हमने उनको सिस्टर क्रोमाटिड कह दिया। फिर मैंने क्या बताया कि दोनों क्रोमाटिड एक दूसरे के साथ मिडल में दरमियान में जुड़ते हैं एक कंस्ट्रिक्शन के जरिए, जिस कंस्ट्रिक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और ये कहाँ पे होती है, ये वो जगह है वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है। जहां पे सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर जो है वो जुड़ी होती हैं एंड इट ज्वाइंस टू क्रोमाटिड्स। और ये बेटा क्या करती है, ये दो क्रोमाटिड्स को आपस में जोड़ती है। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई मुझे ये बताएं कि व्हाट विल बी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम के ऊपर जो केमिकल्स होंगे वो कौन से होंगे, तो आप कहेंगे भी कि सर जो क्रोमोसोम है ना इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है कि इसमें डीएनए होगा और इसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह होंगी। ठीक है। और स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ आरएनए होंगे, स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ आरएनए होंगे। ठीक है। एक क्रोमोसोम की बेटा जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है कि इसके ऊपर डीएनए होगा, डीएनए के अलावा इसमें बेटा क्या होगा, प्रोटीन्स होंगी और आरएनए की थोड़ी सी अमाउंट्स। लेकिन मेन जो कंपोनेंट है ना बेटा क्रोमोसोम का दैट इज डीएनए, दैट इज डीएनए। और उसके बाद बेटा डीएनए की अगर बात की जाए तो डीएनए के ऊपर क्या होगा कि डीएनए के ऊपर बेटा मखसूस किस्म के रीजन्स होंगे, मखसूस किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस होंगे जिनको हम कहते हैं जीन्स, जिनको हम क्या कहते हैं जी, जीन्स।
तो यहाँ तक बेटा मैंने आपको पहले बताया कि क्रोमाटिन मटेरियल क्या होता है, फिर क्रोमाटिन मटेरियल कब नज़र आता है हमें, फिर मैं ले आया आपको क्रोमोसोम की तरफ कि आप क्रोमोसोम देख कब सकते हैं। फिर मैंने बताया कि क्रोमोसोम से रिलेटेड जो दो टर्म्स हैं, क्रोमाटिड, क्रोमाटिड क्या है और सेंट्रोमियर क्या है। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको क्रोमोसोम की जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में बताया। उसमें मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम में जो, अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखना चाहें तो आपको डीएनए नज़र आएगा, प्रोटीन्स नज़र आएंगी और आरएनए की स्मॉलर अमाउंट्स। और फिर डीएनए जो है ये आगे किस पर मुश्तमिल है, ये न्यूक्लियोटाइड्स के मखसूस सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल है जिनको हम बेटा क्या कहते हैं, जीन्स। तो यहाँ पे वही बेटा वो बातें कर रहा है कि जो क्रोमोसोम है इट दे कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन्स, कि इनके ऊपर डीएनए और प्रोटीन्स होती हैं। साथ आप बेटा एक और वर्ड भी ऐड कर लें कि दे आल्सो कंटेन स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ आरएनए। उसके बाद इनके पास कहते हैं जी वो इंफॉर्मेशन होती है दैट इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम का जो डीएनए है ना बेटा, इस डीएनए के पास वो मालूमात होती हैं जिनके जरिए ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और ये इंफॉर्मेशन किस शक्ल में होगी, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जीन्स की शक्ल में। एंड दीज जीन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और बेटा कहता है कि जब रिप्रोडक्शन होती है ना तो तब पेरेंट्स अपने इन जीन्स को अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, अभी आप बेटा यहाँ पे हमने बात तो कर ली कि जो डीएनए होता है ये जीन्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कोई आपसे पूछ ले भी हमें ये तो बताओ कि जीन जो है ये असल में है क्या चीज़, इसको डिफाइन करो ज़रा। जीन को डिफाइन आप कैसे करोगे, तो आप क्या बताएंगे कि स्पेसिफिक सीक्वेंस a specific sequence of nucleotides on DNA that can be transcribed into a copy of RNA is called as जीन। ठीक है, तो जीन की बेटा डेफिनेशन को आप कैसे करेंगे कि एक डीएनए के ऊपर, एक डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स का जो मखसूस सीक्वेंस है जो आगे जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है आरएनए की किसी कॉपी में, उसको हम क्या कहते हैं, जीन। फिर बेटा आपने यहाँ पे आपकी बुक में उसने ये भी लिखा कि इन जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है जिसके जरिए वो एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। कैसे होता क्या है कि ये जो सीक्वेंस है ना बेटा न्यूक्लियोटाइड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है ये ट्रांसक्राइब होता है आरएनए की किसी कॉपी में, और अगर वो एमआरएनए है उससे बनेगी कोई प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है ये बेटा इंजाइम के तौर पर अमल करते हुए, किसी हार्मोन के तौर पे अमल करते हुए, किसी एंटीबॉडी के तौर पे अमल करते हुए, किसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन के तौर पर अमल करते हुए एटसेट्रा, ये लाइफ की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी। मसलन आप फर्ज करें ना कि एक जीन था, उसके न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस एक एमआरएनए में चेंज हुआ और उस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनी दैट इज हीमोग्लोबिन, यानी कि उसके एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगी वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल कैसे करती है कि हमारी बॉडी में बेटा वो ऑक्सीजन को कैरी करके एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। अगर वो नहीं होगी, ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी और हम बेटा नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जी सकेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपने ये जीन की डेफिनेशन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपने इसको अच्छी तरह से रट लेना है कि एक ओके। डीएनए के ऊपर, एक डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो कि आरएनए की किसी भी कॉपी में बेटा ट्रांसक्राइब हो सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं जी, क्रोमोसोम।
उसको हम जीन कहते हैं बेटा। नेक्स्ट। अच्छा बेटा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक क्रोमोसोम के ऊपर भी कितने डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, फिर आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कि वन क्रोमोसोम कंटेन्स ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। ठीक है, हर क्रोमोसोम के पास बेटा डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी के एक सेल के अंदर जो सोमैटिक सेल हैं उनमें 46 क्रोमोसोम हैं, तो डीएनए के मॉलिक्यूल कितने होंगे? शाबाश, कमेंट बॉक्स में चैट में बताएं भाई कि एक, अगर आपकी बॉडी के एक सेल में बेटा 46 क्रोमोसोम हैं तो एक सेल के अंदर कितने मॉलिक्यूल फिर डीएनए के होंगे? वेरी गुड, 46। ठीक है, कितने होंगे भी? 46। और इन 46 मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेटा जो जीन्स की नंबरिंग है ना वो डिफरेंट हो सकती है, यानी कि कोई डीएनए मॉलिक्यूल बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, और फिर उसकी लेंथ के मुताबिक उस पे जीन्स की नंबरिंग जो है वो भी चेंज हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा वो कह रहा है जी कि जो क्रोमोसोम्स की तादाद है ना, अगर हम इसकी बात करें तो हर स्पीशीज के अंदर ये फिक्स होती है। मसलन बेटा ह्यूमंस की बात करें ना, तो अगर म्यूटेशन नहीं हो रही तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेशक एहसान है, बेशक नुमान है, बेशक फरहान है, बेशक कोई भी है, ठीक है, सब के अंदर जो बॉडी सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होगी। ठीक है, यानी कि हर स्पीशीज के अंदर बेटा, ठीक है, और स्पीशीज के, उस स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल्स होंगे सोमैटिक सेल्स, उनमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी कि नस्ल दर नस्ल बेटा ये जो नंबर है ये कांस्टेंट ही रहेगा। मसलन बेटा आज से, ठीक है, 1000 साल पहले जो हमारे अबाउ अजदाद थे उनकी बॉडी के सोमैटिक सेल्स में भी 40 ही क्रोमोसोम थे, हमारे अंदर भी 40 ही क्रोमोसोम है। फिर आगे हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर भी ये 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे, मास वाए कि अगर म्यूटेशन ना हो, अगर बेटा यहाँ पे म्यूटेशन ना हो। तो उसके बाद बेटा वो क्या कह रहा था कि हर स्पीशीज के अंदर जी जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो फिक्स होता है, यानी कि इसकी बॉडी के तमाम सेल्स में, ठीक है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर एक जैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंज है, क्या कि जो जर्म सेल्स होते हैं बेटा जिन्होंने रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है, ठीक है, जिन्होंने क्या करना है, रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्म और एग। तो स्पर्म और एग के केस में बेटा वो क्या कह रहा है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है ना ये हेप्लाइड हो जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है। पहले थे 46, तो स्पर्म के पास बेटा सिर्फ कितने जाते हैं, 23। क्यों 23 गए, 46 के 40 क्यों नहीं गए? क्योंकि बेटा जब रिप्रोडक्शन होगी ना तो स्पर्म ने जब एग के साथ मिलना है तो एग के पास भी तो 23 है ना, फिर 23 और 23 दोबारा से 46 हो जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ हेप्लाइड सेल जो हैं यानी कि स्पर्म और एग, उनके अंदर बेटा क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ है। बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं जिनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं उनके अंदर बेटा ये डिप्लाइड ही रहेंगे, यानी कि 46 ही रहेंगे। ये चीज बस आपने याद रखनी है। उसके बाद बेटा वो नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंट स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेटा वो बात, पीछे वाली जी यहाँ पे बेटा वो बात कर रहा है जी कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की अंदर जो तमाम ह्यूमंस में सोमैटिक सेल्स के अंदर बेटा जो क्रोमोसोम का नंबर है, सोमैटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो फिक्स रहेगा, कितना है जी, 46। और अगर जर्म सेल है यानी कि स्पर्म है या एग है तो ऑब्वियसली बेटा उसके अंदर हाफ हो जाएगा, 23 पे आ जाएगा। फ्रॉग के अंदर, सोमैटिक सेल के अंदर बेटा नंबर होता है क्रोमोसोम का 26, जर्म सेल में आप हाफ कर देंगे, 26 का 13। चिंपैंजी में वो कहता है कि 48 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, और जर्म लाइन सेल्स में बेटा कितने होंगे, 24। ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं, आप बाजार में अंगूर लेने जाएं तो उनके ऊपर बेटा जो मक्खियां बैठती हैं उनको ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर कहते हैं। उनकी बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम है 8, जबकि जर्म सेल्स में है 4।
इसी तरह ओनियन में सोमैटिक सेल में 16, जर्म सेल में 4, पोटैटो में 48, जर्म सेल में 24, गार्डन पी में 14, सोमैटिक सेल में, जर्म लाइन में 7। तो ये आपने बेटा इनमें से ना चंद एक को आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लेना है, खुसूसन ह्यूमन, फ्रॉग, चिंपैंजी और ड्रासोफिला। इन चारों को आप देख लें कि इनकी बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स की क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी कितनी है, सिर्फ ये देख लें भी। और इसके साथ ही बेटा हमारा जो न्यूक्लियस वाला टॉपिक है ये एंड होता है। तो